सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का सीबीएसई का सेकंड टॉपिक, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं उनका वेलकम है। और अब हम बिना कोई टाइम गवाए सीधा पॉइंट पे आकर स्टार्ट कर देंगे। सो ये चैप्टर 2 है, सीबीएसई क्लास 9th। सो नाम जैसे सजेस्ट करता है टाइटल का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे सराउंडिंग का मैटर प्योर है? पहले चैप्टर में हमने मैटर की डेफिनेशन देखी थी, मैटर के बारे में जाना था, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे और लेटेंट हीट वगैरह पढ़ रखा था। अब ये पूछ रहे हैं कि मैटर जो हमारे सराउंडिंग में है, क्या वो प्योर है? अगर ये प्योर है तो ये प्योर का डेफिनेशन हम क्या देंगे? तो अगर हम चले गए किसी हमारे घर के पास वाले सुपरमार्केट में, तो वहाँ पे अब जब हम जाएंगे तब हम अगर कहेंगे कि प्योर शुद्ध घी दे दो, तो वो शुद्ध घी या फिर प्योर सॉल्ट या फिर प्योर मिल्क, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे लिए जिस चीज़ में कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है, किसी भी चीज़ में जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, उसको हम कह देते हैं कि भाई ये प्योर चीज़ है। लेकिन जब साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कोई चीज़ प्योर है, तो इसका मतलब होता है कि इट मीन्स दैट all the constituent particles of the substance are same in their chemical nature। मतलब कि जब साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई चीज़ प्योर है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ एक टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। मतलब अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि ये रॉड प्योर आयरन से बनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन ही है और कोई चीज़ नहीं है। जब कोई कहेगा कि ये इलेक्ट्रोड या फिर ये कोई खंबा है, तो ये बना है कॉपर से, प्योर कॉपर से, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें कॉपर के सिवाय और कोई चीज़ नहीं है। जब कॉमन लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ प्योर है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन कॉमन लोग मिल्क को भी प्योर कहते हैं, लेकिन मिल्क असल में वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स का मिक्सचर ही होता है। तो फिर भी हम इसको प्योर कहते हैं, लेकिन एक्चुअल प्योर का डेफिनेशन ये है: A pure substance consists of a single type of particle। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, चाहे वो फिर सिर्फ फैट्स हो या फिर सिर्फ मेटल हो या फिर सिर्फ नॉन मेटल्स हो या फिर सिर्फ प्लास्टिक हो या फिर सिर्फ, मतलब कोई एक ही टाइप का पार्टिकल कंटिन्यूसली होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को प्योर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। बहुत ही इजी स्टेटमेंट है। अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर प्योर है तो इसमें सिर्फ सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर ही होगा। बहुत ही इजी स्टेटमेंट है। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर में, वो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है, ताकि ये कहीं न जाए। ये आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। पूरी किताब पढ़ के नहीं होगी, लेकिन जो मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ वो, या फिर जो हाईलाइट करके दे रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, रिवीजन में हेल्प करेगा। So, moving forward, as we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components। सोचिए एक मिनट के लिए, आप नींबू शरबत बना रहे हो, तो इसमें आप पहले क्या डालोगे? शक्कर, उसके बाद डालोगे पानी, फिर नींबू, फिर थोड़ा सा नमक। तो ये कुछ 4 प्योर सब्सटेंस से बनी हुई चीज़ है। पनीर में भी आप पनीर डालोगे, ग्रेवी डालोगे, पानी डालोगे, तो ये
प्योर फॉर्म से बनी हुई चीज़ें हैं। अगर आपने और कुछ सामान देख लिया तो वो भी प्योर, 3-4 प्योर फॉर्म का मिक्सचर होता है, तो उससे बन जाते हैं मैटर जो हम यूजुअल लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जांपल सी वाटर, सी वाटर में वाटर भी होता है और सॉल्ट भी होता है। मिनरल्स, मिनरल्स बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें बहुत तरह के मेटल्स और नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। सॉइल, सॉइल में आयरन भी मिलता है, सॉइल में एल्यूमिनियम भी मिलता है, बॉक्साइट जिसे हम कहते हैं, कॉपर भी मिलता है। तो ये मिक्सचर है एक तरह से। तो मिक्सचर मैंने कहा, तो व्हाट इज़ अ मिक्सचर? तो मिक्सचर इज मिक्सचर्स आर constituted by more than one kind of pure form of matter। इसका मतलब क्या है? एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म हो तो उसको हम मिक्सचर कह सकते हैं। वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride itself is a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent। देखिए, सोडियम क्लोराइड और पानी ही तो होता है, H2O। इससे मिलकर ही तो सी वाटर बनता है या फिर खारा पानी बनता है। तो इसको आप इवेपरेट करके, मतलब पानी को इवेपरेट करके NaCl को सेपरेट कर सकते हो, लेकिन आप NaCl को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। इसका मतलब NaCl एक प्योर सब्सटेंस है। यहाँ तक समझ गए? तो ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन का इन्होंने बताया है कि सिर्फ एक काइंड के प्योर मैटर का कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द होल थिंग। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हाईलाइट किया हुआ, वॉट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। आप पानी नदी का पी लो, RO का पियो, प्यूरिट का पियो, बिस्लेरी का पियो, ये सारे पानी H2O ही होते हैं। अगर कोई पानी झरने से आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन आ गया है। हाँ, वो मिक्सचर में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी जो पानी की है, वो जो पानी यहाँ का दिखाएगा वही पानी समुंदर का भी दिखाएगा, वही पानी नदी का भी दिखाएगा। मतलब वॉट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। शक्कर आप कंपनी से ले आओ, किसी और जगह से ले आओ, इसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। मतलब किसी भी मिक्सचर में एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। सिंपल। अब इस मिक्सचर के टाइप्स भी हो सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर। मतलब जिन चीज़ों से मिक्सचर बनता है उनके उनके नेचर के बेसिस पर, मतलब उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम मिक्सचर को क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ अलग अलग कैटेगरीज में। तो ये कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिलेगी, तो इसलिए ये एक्टिविटी थोड़ा इम्पोर्टेंट है पढ़ना। तो आप ये एक्टिविटी घर पे जब आप बुक लेंगे, टेक्स्ट बुक लेकर बैठ जाइए जब आप मेरा क्लास देख रहे हो, और फिर ये एक्टिविटी पढ़ लो। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इस एक्टिविटी में आपको कौन से इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशंस है, नई नई टर्म्स है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही सवाल बनेंगे जो 3 या फिर 5 मार्क के लिए आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर में पहला मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मतलब जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये
हर जगह से सेम ही है, यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे नहीं है या फिर यहाँ पे कुछ अलग ढलग नहीं है, ये सेम है, हर जगह से ये सेम ही है। इसका मतलब होता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो शुगर पानी में डाल लो या फिर सॉल्ट पानी में डाल लो, तो आपको जो मिक्सचर मिलेगा बहुत क्लियर होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, और ये सेम होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यहाँ पे कुछ अलग लेयर्स फॉर्म नहीं होती या फिर यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं देखने को मिलता, तो इसको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इसी को सॉल्यूशन भी कहा जाता है। मतलब आप यहाँ से आगे जब भी कोई सॉल्यूशन सोचोगे दिमाग में, तो आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉडी, दूसरा आपको होमोजेनियस मिक्सचर याद आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। हेटेरोजेनियस मतलब जिनमें लेयर्स दिखती है। अगर आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि हमने ऐसा बीकर ले लिया, बीकर मतलब कोई भी ग्लास जिसमें पानी है, यहाँ तक पानी डाल दिया, ऊपर आपने ऑयल डाल दिया, ऑयल, तो क्या होगा ना, ये ऑयल एक सेपरेट लेयर फॉर्म करेगा और वाटर का यहाँ पे एक सेपरेट लेयर फॉर्म होगा। तो इस कारण से इसको हम कहते हैं हेटेरोजेनियस, मतलब डिफरेंट। हेटेरो का मीनिंग ही डिफरेंट है, जिसमें दो डिफरेंट, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन नज़र आए, उसको हम कह सकते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फाइलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये इनको कहा जाता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। आई होप यहाँ तक आप फॉलो कर रहे हो। और एक एक्टिविटी है, ये भी आपको पढ़नी है तो आप पढ़ लो। इम्पोर्टेंट बस ये है कि ये जो फ़िल्टर पेपर होता है, इसका यूज़ हम कर सकते हैं फिल्टरेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये क्वेश्चंस खुद से लगाने हैं। अगर नहीं आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ये वहाँ पे टाइप करके बता दूंगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? देखिए, हमने यहाँ पे किया है सॉल्यूशंस। Solutions are homogeneous mixtures. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. मतलब ये एक तरह से मिक्सचर ही है, टू और मोर सब्सटेंसेस का। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई है, यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व्ड इन इट। यूजुअली अगर हमारे दिमाग में कोई बता दे कि सॉल्यूशन, तो पहले हमें ये इमेजिन होता है, राइट? ऑब्वियसली मुझे भी यही होता है। लेकिन सॉलिड्स के भी मिक्सचर्स होते हैं, सॉलिड के भी सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे एलॉयज। कई लोगों के लिए पहली बार सुनना होगा एलॉयज। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स मोस्टली। मतलब ये मेटल्स का मिक्सचर होता है। सबसे कॉमन एलॉय होता है ब्रास, ब्रॉन्ज, जो आपने ऑब्वियसली सुना होगा, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, या फिर ब्रास का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। तो ये हुआ, इसको कहते हैं एलॉयज। और गैस के भी मिक्सचर्स होते हैं, जैसे हवा, हमारी हवा जो हम ब्रीथ करते हैं, इसमें होमोजेनिटी दिखती है, और वो भी पार्टिकल लेवल पे। मतलब पार्टिकल्स इतने ज़्यादा घुल मिल चुके होते हैं ना
कि हमें इसको डिफरेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम। देखो ऐसे मतलब पूरा का पूरा अच्छे से मिक्सचर हो जाता है और ये मिक्सचर हमें दिखता है इस जो होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है। एलॉइज पे एक स्पेशल नोट है जो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ब्रास के बारे में बताया गया है जिसमें 70% जिंक होता है। देखिए अब ये जिंक इज़ अ प्योर थिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ प्योर थिंग, बट ब्रास इज इट अ प्योर थिंग? नो। बट इज दिस अ मिक्सचर? ऑब्वियसली यस। इज दिस अ होमोजेनियस मिक्सचर? ऑब्वियसली यस। आई होप यहाँ तक तो 100% क्लियर ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, a solution has a solvent and a solute as its component। देखिए आपने क्या किया, एक एक कप पानी लिया है और आपने इस एक कप पानी में थोड़ा सा नींबू के ड्रॉप्स डाल दिए हैं। ये येलो कलर का नींबू के ऐसे ड्रॉप्स डाल दिए हैं। तो जब आप नींबू के ड्रॉप्स डालोगे तो ऑब्वियसली इसका टेस्ट चेंज होने वाला है। तो इसमें ना ये वाटर जो है वो काम करता है सॉल्वेंट का, और जो नींबू के ड्रॉप्स है वो काम करते हैं सोल्यूट का। मैं ऐसे लिख देता हूँ, वाटर लेमन, JUCE जूस। तो ये लेमन जूस है TE। ये कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है। और वाटर सॉल्वेंट ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब सॉल्वेंट की डेफिनेशन जो आपको लिख के लेनी है, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट dissolves the other component in it, usually the component is present in larger amount, is called a solvent। the component of a solution that is dissolved in the solute, usually present in lesser quantity, is called as solute। मतलब जो लेसर क्वांटिटी में है और जो डिज़ोल्व होता है उसको कहा जाता है सोल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है और जो डिज़ोल्व करता है बाकी चीज़ों को उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अब इसके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में ना थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशंस में ना शुगर और वाटर, तो इसमें क्या होगा, शुगर क्या होगा, सॉल्वेंट या फिर सोल्यूट? शुगर होगा सोल्यूट और ये होगा VENT सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसी तरह से आयोडीन और अल्कोहल, बताने की ज़रूरत नहीं है। आयोडीन एक एलिमेंट है जो आपको अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। तो आपको ये आयोडीन जो है ये इस रेंज में मिल सकता है यहाँ पे देखने को। तो आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सचर को कहा जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आयोडीन सॉलिड है और ये सोल्यूट है, मतलब ये कम है, और अल्कोहल लिक्विड है और ये ज़्यादा है। नेक्स्ट, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, मतलब हमारा जो पेप्सी होता है, कोला होता है, कोका कोला होता है, डाइट कोक होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया जाता है पानी के अंदर। तो इसमें सॉल्वेंट होगा पानी और कम मात्रा में जो ऐड किया जाता है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इजी। अब एयर भी एक मिक्सचर है जो होमोजेनियस भी है, और दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और ये इन दोनों का मिक्सचर है।
आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर. एक तो इसका होमोजेनस होना चाहिए. दूसरा, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर. किसी भी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं 1 नैनोमीटर से डायमीटर में. सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. ऑब्वियसली ये नेकेड आइज से दिखने ही नहीं चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशन शुड बी ट्रांसपेरेंट. नेक्स्ट, because of the very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. तो सोचिए 1 मिनट के लिए, ऐसा एक मैंने बर्तन ले लिया है, इसके अंदर कुछ बहुत बड़े 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 गोले हैं. तो जब हम इस पर ऐसे टॉर्च डालेंगे ना, तो ये यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होता जाएगा. और एक ऐसा टाइम आएगा कि इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा कि इस लाइट का कलर इस पे आ जाएगा और इससे लाइट बाहर नहीं जाएगा. ये लाइट अंदर ही अंदर स्कैटर हो जाएगा और बाहर हमें इस सॉल्यूशन का कलर नज़र आएगा. लेकिन लेट्स से मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसके पार्टिकल्स छोटे 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 टक 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 ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं. इस पर जब हम लाइट बरसाएंगे, इस पर जब हम लाइट ऐसे 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 आएगी तो ये पार्टिकल्स के बीच में से ऐसे 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 भाग के चली जाएगी. ये स्कैटर ही नहीं होगी. तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स छोटे हैं. नेक्स्ट, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल. ऑब्वियसली पहले केस में पाथ ऑफ लाइट विजिबल था, यहाँ वहाँ घूम रही थी लाइट. यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट विजिबल ही नहीं होगा, लाइट जैसे आएगी वैसी चली जाएगी. द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अगर आप चाय बनाएंगे तो आप वो जो होता है ना इस शेप का, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन इसके अंदर से जब आप फिल्टर कर लेते हो तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिल्ट्रेट बच जाता है. लेकिन अगर आपने इंस्टेंट कॉफ़ी ले ली और वो बनाई तो एक तरह से यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, पूरा का पूरा कप में गिर जाएगा. तो ऐसा होता है एक सॉल्यूशन प्योर, जो जिसमें फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो. और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने भी मिक्स किया था, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है. तो सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. आपने भी देखा होगा कई बार, दिखने में तो ऐसे दिख जाता है कि बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा है. लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि सॉल्यूशन का ऊपर वाला कलर फेड होने लगता है और ये नीचे जमा होने लगता है इसके अंदर के कंटेंट्स. ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है. पनीर बनाते टाइम भी ऐसे दिखता है, बिकॉज पनीर का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जो होता है वो एक्चुअल में होमोजेनियस नहीं होता. तो तब वो फैट के मॉलिक्यूल्स से क्लम्प हो होकर ऐसे यहाँ पे नीचे बस जाते हैं और ऊपर पानी रहता है. तो ये चीज़ प्योर सॉल्यूशंस में नहीं होगा. ये सिर्फ इम्प्योर सॉल्यूशंस या फिर जो सॉल्यूशंस ही नहीं है, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, उनमें होगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब देखिए, आपने 1 चम्मच शक्कर ली और 1 कप पानी में डाल दी. आपने 10 चम्मच शक्कर ली और ये पानी में डाल ली. तो इस कप में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा. ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा इजी है. तो इस पे मतलब हम एक गिवन कप में या फिर गिवन वॉल्यूम में भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं. सोल्यूट और
सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा चेंज करके। तो आइए यहाँ पे एनसीईआरटी माता क्या कहती है जान लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड एज अ डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो अब ये तीन नई नई टर्म्स हमारे सामने आई है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन और एक तीसरी है सैचुरेटेड। तो डाइल्यूट से हम क्या समझते हैं? डाइल्यूट से हम ये समझते हैं कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में डाइल्यूट, इसमें पानी H2O या फिर जो सॉल्वेंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है सोल्यूट की कंपैरिजन में। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट बहुत ज़्यादा होता है सॉल्वेंट की कंपैरिजन में, सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। तीसरा, सैचुरेटेड। आप पढ़ते हो फिर आपको सैचुरेशन आ जाता है, मतलब दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है कि आप थोड़े देर का ब्रेक ही ले लेते हो सीधा। तो उसको हम क्या कहते हैं? SATURATED, सैचुरेटेड। मतलब इसमें सोल्यूट इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है SOLVENT, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको जूसेस, मतलब वो जो चीप वाले जो जूसेस होते हैं उसमें भी आपको सैचुरेट देखने को मिल जाता है, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आपको स्पेशली मिल जाते हैं लैब्स में देखने को। आइए अब आगे देखते हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be concentrated solution। ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज़ केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, मतलब इतना ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व हो जाता है कि ये मतलब टॉप लेवल पे सोल्यूट चला जाता है, तो इसको कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, अलग शब्दों में इसे ही व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इस लेवल पे आ चुका है वो सॉल्यूशन कि अब उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा, उसके अंदर कोई सोल्यूट नहीं जा रहा, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये दोनों डेफिनेशंस VIMP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, कृपया इसे नोटबुक में लिख लो बच्चों। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मैं बहुत अच्छा सा डेफिनेशन एनसीईआरटी ने दिया है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी एक टेम्परेचर होगा T, तो उस पे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इसको उस सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी कहा जाता है। सोल्यूबिलिटी मतलब कितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका अमाउंट किसी गिवन टेम्परेचर पर। If the amount of solute contained in the solution is less than saturated level, it is called as unsaturated solution। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन में अगर अमाउंट ऑफ, एक मिनट में पेन का थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। किसी भी किसी भी सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट ज़्यादा है
सॉल्वेंट से, तो इसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। ऑब्वियसली सैचुरेशन ही नहीं होगा तो उसको अनसैचुरेटेड ही कहेंगे ना, राइट। आई होप ये समझ आ रहा है। What would happen if you were to take saturated solution at certain temperature and cool it slowly? ओके, हमने एक सॉल्यूशन को सैचुरेट किया, हमने किया। तो अब हमने क्या किया है कि एक टेम्परेचर लिया है और उससे धीरे धीरे उस सॉल्यूशन को कूल किया है। तो अब क्या होगा, आप 2 मिनट के लिए सोच लो। आपने एक बर्तन में शुगर और पानी का सॉल्यूशन बना लिया है और इतना ज़्यादा थोड़ा सा गर्म करके बहुत सारा शक्कर उस पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। फिर आपने टेम्परेचर कम 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 करते लाया, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे ये जो सैचुरेशन है ये इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आएगा ना कि ये शुगर के केस में तो कम से कम इसका ऐसे सॉलिड कैंडी टाइप बन जाएगा। तो ऐसा अलग अलग सॉल्यूशंस का अलग अलग रिजल्ट रहता है जब हम टेम्परेचर थोड़ा नीचे लाते हैं। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस in a given solvent have different solubilities। obviously जैसे जैसे हम मटेरियल शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे solubility अलग अलग होती है सेम टेम्परेचर पर। मतलब अगर हमने पेट्रोल लिया और पानी लिया तो इन दोनों की solubility बहुत अलग होगी, दोनों की एक गिवन टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पकड़ लो, 50 डिग्री पकड़ लो, 100 डिग्री पकड़ लो, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करने के कारण अलग अलग सोल्यूबिलिटीज भी शो करेंगे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा इजी। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे नापोगे। पहला, मास या वॉल्यूम से सोल्यूट के, और दूसरा है मास और वॉल्यूम के सॉल्यूशन में। ठीक है, अब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो मैं कहूँगा थोड़े एक एक या दो बीट्स के लिए थोड़ा फॉलो अप ले लो, बहुत ईजी है। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मेरे साथ आगे चलो, मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा जिसकी हेल्प से आप ये सब चीज़ें बहुत इजीली कर पाओगे। There are various ways of expressing the concentration of solution। किसी भी सॉल्यूशन का concentration अगर हमें दिखाना है तो बहुत सारी मेथड्स हैं। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स होती है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इससे हम क्या बता सकते हैं कि ये कोई सॉल्यूशन कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ SOLUTE सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ताकि हमें परसेंटेज पता चले। परसेंटेज मतलब पर सेंट, सेंट मतलब 100, मतलब 100 अगर होगा तो उसमें से इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा होगा। दूसरा वे ऑफ फाइंडिंग कॉन्सेंट्रेशन है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। गिवन मास, किसी गिवन वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास है, इसको हम कह सकते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है गिवन मास का किसी डिफाइंड वॉल्यूम में। इससे भी कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से भी हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। सोचिए आपने नींबू शरबत ले लिया, नींबू शरबत का वॉल्यूम है 1 चम्मच, पानी का वॉल्यूम है 10 चम्मच। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 चम्मच का सॉल्यूट अपॉन टोटल कितने चम्मच हो गए, 11 चम्मच हो गए। 11 चम्मच ऑफ
सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। हम इन 3 मेथड से डिफाइन कर सकते हैं, और 2 भी है लेकिन आप छोटे बच्चे हो इसलिए आपको सिर्फ 3 दी गई है इस बुक में। तो ये 3 है। ये फॉर्मूलेज रट लो, याद कर लो थोड़े दिन के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो और दूसरी बात, ये याद करने से ही आएंगे, और अगर याद नहीं करना तो कंसेप्ट ठीक से समझ लो, याद भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ एग्जाम्पल 2.1। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये शायद फर्स्ट टाइम होगा कि कोई आप में से, मोस्ट ऑफ द पीपल पहली बार साइंस में कैलकुलेशन देख रहे होंगे। तो भाई साइंस में भी कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस होते हैं। सिर्फ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता, केमिस्ट्री के भी बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस होते हैं। सो लेट्स बिगिन। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 grams ऑफ कॉमन सॉल्ट। नमक 40 ग्राम्स है इन 320 grams ऑफ वाटर। अब देखिए, पानी पानी के है 320 ग्राम्स, और कॉमन सॉल्ट के मतलब NaCl के है 40 ग्राम्स। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये सॉल्यूशंस कितना है, सॉल्यूशन का मास कितना है। सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशंस मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट है हमारा 40 प्लस सॉल्वेंट है हमारा 320, तो कितना होता है एडिशन 360। 360 होता है सॉल्यूशन का। तो अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है मास बाय मास के लिए। ठीक है, मास बाय मास का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका कैलकुलेशन आएगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 अपॉन 360 इंटू 100। तो डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 4/36। 4 5 जा 24, 6 जा 24, 4 7 जा 20, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 100/9। इसका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 11.1%। तो ये है इसका कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी टाइप से मास बाय वॉल्यूम इंटू 100, इसी टाइप से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 100 के भी एग्जांपल्स आप लगा सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका हेल्प होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सस्पेंशंस के बारे में। सस्पेंशंस का सस्पेंस अगले टॉपिक में खोला जाएगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, और मुझे हो सके थोड़ा सा फ़ायदा, ताकि और भी लोग मेरे साथ जुड़ सके और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिल जाए। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ ग्रेट डे। आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको आप फिर से एक बार पढ़ लो। ये जो येलो येलो हाईलाइट किए हुए हैं, ये सिर्फ मैंने मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए किए गए हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए, और ये आपकी नोटबुक में या फिर किसी रफ बुक में या फिर कोई सेपरेट नोटबुक बना के उसमें लिख लो, ताकि ये आप बाद में जब एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले इसको अच्छे से रिवाइज करके एग्ज़ाम कॉन्फिडेंटली दे सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बाय बाय until next time।